नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम, सभी को प्रणाम। हम इंडियन पॉलिटी जो स्कूल व्याख्या था प्रथम प्रश्न पत्र में, उसका 8वां टॉपिक चल रहा था। या तो अंतिम वीडियो या इसके बाद आएगा तो एक छोटा वीडियो आ सकता है, इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन अपने को पूरा ध्यान से सुनना है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें लिए गए हैं। एक आपको दोस्तों बता दूं, इन जिन भी आयोगों, संवैधानिक, गैर संवैधानिक में विधिक हो, कार्यकारी निकाय भी कह सकते हैं, कार्यकारी आदेश द्वारा गठित निकाय भी कह सकते हैं, इनमें मैंने जो अध्यक्ष मेरे को लगता है लंबा कार्यकाल है, उसका तो मैंने वर्तमान का नाम लिख दिया है। उसके अलावा वर्तमान का मैंने नाम नहीं लिखा है कि वर्तमान इसका अध्यक्ष कौन है। तो वो आप परीक्षा के पास जाके, वो तो आपके करंट में कवर हो जाएगा। 1 साल का अपन करंट जी के कवर करेंगे ना, तो उसमें कवर हो जाएगा कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है। प्रथम मैंने जरूर लिखने की कोशिश की है कि प्रथम कौन है, तो जिसके लिए मेरे को लगा कि इसमें ये पूछ सकता है, वो फैक्ट मैंने इसमें शामिल किए। उसके अलावा आप उसमें थोड़ा बुक वगैरह में देखोगे ना, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा मैंने कार्य नहीं बताए हैं। कार्य 1 या 2 लाइन में बताए हैं या किसी में बताए नहीं है। जैसे एसटी आयोग का है, तो एसटी से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, एसटी का है, एसटी से संबंधित मुद्दे हैं, अनुसूचित जनजाति आयोग के, ओबीसी है, तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए उनके संबंधित जो काम है वो आयोग करेगा। मानवाधिकार तो मानव से संबंधित है, थोड़ा बहुत उसको देख लेना, वो तो अपने मानसिकता होती है। कोई अलग चीज आपको लगे कि ये हाँ विशेष चीज है, इसमें ये कार्य के रूप में ये विशेष इसकी कोई उपलब्धि है या कोई विशेष चीज है कि विशेष क्षेत्र में एक अलग और कार्य करता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने इसमें कार्य सम्मिलित नहीं किए, जिससे क्या है ज्यादा वीडियो व्यापक ना हो। वो तो सबको पता होता है, आयोग के नाम से ही पता लग जाता है हमको कि कौन सा आयोग कौन सा कार्य करता है। अब हमने संवैधानिक आयोग पढ़ लिए थे, वित्त आयोग भी पढ़ा है, संघ लोक सेवा आयोग भी पढ़ा है, निर्वाचन आयोग भी पढ़ा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आयोग। तो ये हमने संवैधानिक आयोग पढ़ लिए जिसका कहीं ना कहीं संविधान में वर्णन हो। गैर संवैधानिक आयोग 2 तरह के अपने देखे, गैर संवैधानिक भी कह सकते हैं, संविधानेतर भी कह सकते हैं। गैर संवैधानिक संविधान में जिसका वर्णन नहीं है, संविधानेतर संविधान से इतर मतलब संविधान में जिसका वर्णन नहीं है। दोनों की एक ही है। लैंग्वेज में आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान से सुनना, इसमें इंपॉर्टेंट तथ्य मैंने सम्मिलित किए हैं। इनमें से अगर अपन इंपॉर्टेंट की बात करें ना, तो अगर संवैधानिक आयोग में बात करें तो निर्वाचन आयोग है, वो थोड़ी सी अहमियत ज्यादा रखता है। और विधिक आयोग की बात करें, गैर संवैधानिक में 2 तरह के होते हैं, तो विधिक आयोग में बात करें तो मानवाधिकार आयोग है, वो थोड़ी सी विशिष्ट भूमिका रखता है। और तो सब भी अपने आप महत्वपूर्ण, सारे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कुछ विशेष। और कार्यकारी निकाय की बात करें, कार्यकारी आदेश द्वारा गठित की बात करें, तो इसमें नीति आयोग, इसमें तो है ही एक नीति आयोग, वर्तमान में नीति आयोग ही चल रहा है। तो नीति आयोग, उसमें निर्वाचन आयोग, इसमें मानवाधिकार आयोग और इसमें नीति आयोग। तो ये अपन को ध्यान में रखना है अच्छे से। अब अपन विशेष बात करें, ये शब्दावली पॉलिटिकल में दोस्तों, मैं बार बार बच्चों को भी कहता हूं, पॉलिटिकल में शब्दावली का खेल है। शब्दावली आपकी समझ में आ गई, कहीं वो समवेत संसद करेगा, दोनों शब्दों को मिला के जो सम्मेलन होते हैं वो समवेत संसद होती है। तो इस तरह की शब्दावली का खेल है। शब्दावली अगर आपने पकड़ ली ना, शब्द पकड़ने सीख गए पॉलिटिकल में, तो पॉलिटिकल में और कोई दिक्कत नहीं है। फिर फैक्ट है वो तो सबको रटने होते हैं, सभी को रटने होते हैं, फैक्ट तो रटने होते हैं, कॉन्सेप्ट समझने में फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी। तो गैर संवैधानिक संविधानेतर आयोग में साविधिक आयोग या विधिक आयोग, जो किसी न किसी अधिनियम या संसद द्वारा कानून बनाकर जो बनाए जाते हैं, उसे साविधिक या विधिक आयोग कहते हैं। कहीं वैधानिक भी लिख देते हैं, विधिक कह दो, वैधानिक कह दो, साविधिक कह दो, शुद्ध शब्द यूज करे तो साविधिक कर लेते हैं। तो इसमें कोई फर्क नहीं है, आपको समझना है। और कार्यकारी निकाय या कार्यकारी आदेश द्वारा, कहीं आपको कार्यकारी आदेश द्वारा लिखा आ सकता है, कार्यकारी निकाय द्वारा, निकाय भी लिखा आ सकता है, कुछ भी लिखा आ सकता है। तो इसका मतलब इसका गठन न तो संविधान में है, ये गैर संवैधानिक भी है और गैर विधिक भी है। ये शब्द भी लिख सकते हैं इनके लिए, ये आपको देखना है। गैर संवैधानिक और गैर विधिक शब्द भी इनके लिए लिख सकते हैं। तो ये कार्यकारी आदेश द्वारा न संविधान में न कोई विधि बनाकर संसद द्वारा इन्हें बनाया गया है, बल्कि ये मंत्रिमंडल की एक संकल्प प्रस्ताव कह सकते हो, एक संकल्प प्रस्ताव द्वारा बनाए गए हैं या एक कार्यकारी आदेश द्वारा बनाए गए हैं। अब अपन शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये थोड़ी अहम भूमिका रखता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 द्वारा इसका गठन हुआ।
ये अपन को देखना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन है वो अधिनियम 1993 के द्वारा हुआ। तभी मैंने कहा ना, किसी अधिनियम द्वारा या संसद कानून बनाकर। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। ये परामर्शकारी और सलाहकारी है। जहां लिखा आ जाए ना परामर्शकारी या सलाहकारी, इसका मतलब ये परामर्श दे सकता है या सलाह दे सकता है। केवल ये सलाह ओब्लिक परामर्श एक ही बात है। परामर्श कह दो, सलाह कह दो, ये परामर्श ओब्लिक सलाह दे सकता है। मतलब इसके जो है वो बाध्यकारी नहीं है। इसके जो भी आदेश नियम है वो सरकार को ये परामर्श या सलाह देता है, ये उन पर बाध्यकारी नहीं है सरकार पे। सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। सिविल न्यायालय का मतलब है कि इसको जांच करता है, लेकिन दंड देने की शक्ति इसके पास नहीं है जो न्यायालय के पास है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके पास है सिविल न्यायालय की शक्तियां है। सिविल न्यायालय का मतलब ये जांच करता है लेकिन ये दंड नहीं दे सकता। तो इसके पास केवल और केवल सिविल न्यायालय की जो शक्तियां हैं वो है। स्वतः संज्ञान ले सकता है। स्वतः संज्ञान मतलब जैसे कोई मीडिया के माध्यम से, कोई न्यूज के माध्यम से, मीडिया जैसे कोई पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या न्यूज चैनलों के माध्यम से, जब कई बार दिखाते हैं कि ये हुआ, मानव होने का ये हुआ, वहां पे ये हुआ, तो कहीं ना कहीं मानव के साथ खिलवाड़ हुआ है या उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वहां पर भी ये संज्ञान ले सकता है। स्वतः संज्ञान का मतलब ये खुद भी, इसके पास कोई इस तरह की सूचना न पहुंचे, खुद पीड़ित पक्ष न भी जाए, तो भी स्वतः संज्ञान लेने का मतलब है ये न्यूज के माध्यम से देखकर भी खुद भी संज्ञान ले सकता है। ठीक है, खुद भी एक्शन में आ सकता है। ये होता है स्वतः संज्ञान। महिला आयोग भी ऐसी स्वतः संज्ञान ले सकता है। महिला से जुड़ा कोई मामला हो और पीड़ित महिला जानती नहीं हो, महिला आयोग वगैरह, फिर भी अपन देखते हैं कहीं पे कोई घटना होती है, कोई सिटी में अपन देखते हैं कोई घटना हो गई महिला के साथ, तो महिला आयोग अध्यक्ष आती है, खुद महिला आयोग संज्ञान ले लेता है। वैसे ही मानवाधिकार भी खुद स्वतः संज्ञान लेता है। एक वर्ष से पुराने मामले की जांच नहीं, ये विशिष्ट है। ये आपको याद रखना है। ये चीजें सारी मैंने इसलिए लिखी है और लिखा इसलिए है कि ज्यादा टाइम नहीं लगे। मैंने एक वीडियो अलग से भी बनाया था, उसमें 50 मिनट में केवल और केवल एक निर्वाचन आयोग कंप्लीट हो पाया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक वर्ष से पुराने मामले की जांच नहीं, मतलब मानवाधिकार आपको क्या देगा, आपको इसमें से एक क्वेश्चन पुटअप होगा। एक क्वेश्चन आएगा तो या तो आपको पूछ लेगा कौन सा आयोग संवैधानिक आयोग नहीं है, कौन सा आयोग संवैधानिक आयोग है, इस तरह के 4 ऑप्शन दे देगा अलग अलग, कौन सा विधिक है, कौन सा विधिक नहीं है, तो इस तरह से गैर का कौन सा कार्यकारी आदेश द्वारा गठित है, इस तरह के क्वेश्चन आएगा। नहीं तो फिर आपको किसी भी आयोग में से क्वेश्चन उठाएगा, नियुक्ति कौन करता है या विशिष्ट उसके जो कुछ कार्य है उसके बारे में, जहां पे बच्चों को द्वंद्व पैदा होता है, जैसे कार्यकाल के बारे में ज्यादा द्वंद्व पैदा होता है। अब हम सबकी देखते हैं, अब मानवाधिकार आयोग देखते हैं 370, किसी की 6 वर्ष 65 वर्ष, अध्यक्ष की अलग है, सदस्यों की अलग है, 662 है। जैसे निर्वाचन आयोग की बात करें, मुख्य की अलग है, अन्य की अलग है। या फिर सतर्कता आयोग की बात करें तो उसमें अलग है, उसमें 4 वर्ष दे रखा है। तो इस तरह से आपको जो शब्द द्वंद्व लगता है वहां पे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इसी चीजों के नोट्स बनाए जाते हैं। और तो अपन को पता है ये किसकी सतर्कता आयोग किसके बारे में, भ्रष्टाचार से संबंधित काम करता है, मानव से संबंधित मानवाधिकार करता है, महिला से संबंधित महिला करता है, महिला आयोग करता है। लेकिन इसके अलावा भी आपको देखनी है तो ये विशिष्ट लाइन आपको देखनी है। 1 वर्ष से अधिक पुराना मामला है तो उसकी ये जांच नहीं करेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। स्वयं की जांच एजेंसी भी है, खुद के पास राष्ट्रीय मानवाधिकार के पास खुद की जांच एजेंसी है, जिसमें IAS IPS अधिकारी भी होते हैं सम्मिलित, जो इनको जरूरत होती है उस तरह के अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं जांच। तो खुद की जांच एजेंसी भी है इनकी। गठन कब हुआ? गठन कब हुआ? 12 अक्टूबर 1993 को इनका गठन हुआ। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। अब आपको हेडक्वार्टर पूछे, मैंने वैसे ही लिख दिया, जैसे राष्ट्रीय कोई भी आयोग है जिसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो ये कॉमन सेंस की चीजें हैं, इसको एक कमांड याद रखा करो भी। हेडक्वार्टर वो सबका दिल्ली होगा, सबका हेडक्वार्टर दिल्ली होगा। ठीक है, तो ये आप कॉमन मैंने वैसे लिख दिया। तो हेडक्वार्टर के पूछे तो आपको नई दिल्ली करना है। प्रथम उपाध्यक्ष रंगनाथ मिश्र, ये पूछ सकता है प्रथम, बीच में नहीं पूछेगा आपको। प्रथम अध्यक्ष इसके थे वो रंगनाथ मिश्र थे। वर्तमान अध्यक्ष है, ये मैंने लिखा नहीं है जानबूझकर, ये आप सर्च करना, ये आपके लिए होमवर्क है। और बाद में अपन परीक्षा के पास जाके ये करंट से अपने कवर हो जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि गुरुजी ने ये बताया नहीं।
मैं तो 1 मिनट और लगती सर्च करके बता देता, आपको लिख देता। लेकिन वर्तमान अध्यक्ष है, ये परीक्षा के पास जाके अपन पहले से ये चीजों को याद किए हैं, या फिर अपन करंट पढ़ रहे हैं तो अपन को पता है कि कब तक किसका कार्यकाल है। तो ये बाद में अपन परीक्षा के पास जाके वार्षिक अंक करेंगे, तब अपन कवर कर लेंगे। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2000 थे, इसमें 2 बार संशोधन हुआ है। एक बार तो मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 और एक बार मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारा चेंजिंग हुआ है। और जो मैंने अब आंकड़े लिखे हैं पुराने वाले अपने काम के नहीं, तो इसके हिसाब से जो आंकड़े लिखे हैं अभी अपन बात करते हैं। तो 2 बार इसमें संशोधन हुआ है। लास्ट संशोधन कब हुआ है? मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या संशोधन हुआ है? ये बहुसदस्यीय निकाय बताया है कि 2 या 2 से अधिक सदस्य है, तो बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें अध्यक्ष होता है, एक तो अध्यक्ष होता है, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 पदेन सदस्य। ये आपको याद रखना है। अब इसमें चेंजिंग क्या हुई उस पर बात करते हैं, ध्यान से सुनना साथियों, इस पे अपन बात करेंगे। अध्यक्ष है वो क्या लिखा है? सुप्रीम कोर्ट एससी, सुप्रीम कोर्ट का पूर्व सीजीआई या अन्य, अन्य मतलब अन्य सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा। अध्यक्ष क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का या तो पूर्व सीजीआई होगा या पूर्व अन्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का है। तो अध्यक्ष होगा वो सुप्रीम कोर्ट से ही होगा, या तो पूर्व सीजीआई या पूर्व अन्य न्यायाधीश होगा। लेकिन पहले इसमें क्या था? 2019 से पहले इसमें था कि केवल और केवल पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही इसका अध्यक्ष होगा। राज्य वाले मानवाधिकार आयोग में भी ये सिस्टम था कि उसका हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही अध्यक्ष होगा। लेकिन 2019 वाले में उसमें भी चेंजिंग कर दिया, उसमें भी ये कर दिया मुख्य न्यायाधीश पूर्व या फिर अन्य न्यायाधीश हाई कोर्ट का। राज्य वाले में हाई कोर्ट से संबंधित है और राष्ट्रीय मानवाधिकार है, इसमें अध्यक्ष होगा। तो अब दोनों विकल्प दे दिए, एससी का पूर्व सीजीआई या अन्य न्यायाधीश। ये 2019 में संशोधन से ऐड कर दिया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कोई पुरानी बुक है 2019 से पहले कोई बुक पढ़ रहे हो तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 5 पूर्णकालिक सदस्य, ये अपन को ध्यान में रखना है। 5 पूर्णकालिक सदस्य कौन होंगे? ये 2 तो फिक्स है, पहले भी थे, पहले इसमें 4 थे, अब इसमें 5 कर दिए। 5 कैसे कर दिए? एक तो होगा एससी का वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का या तो वर्तमान होगा या पूर्व न्यायाधीश होगा पूर्णकालिक सदस्यों में। दूसरा हाई कोर्ट का पूर्व या वर्तमान सीजे चीफ जस्टिस, ये होगा चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट वाला चीफ जस्टिस होगा, सुप्रीम कोर्ट वाला पूर्व या वर्तमान केवल न्यायाधीश होगा। तो ये 2 सदस्य तो ये हो गए। पहले इसमें 2 सदस्य एक्स्ट्रा थे, 2 ये थे, ये तो वैसे के वैसे हैं, 2 थे, उसकी जगह अब 3 सदस्य कर दिए। 2019 के बाद 3 सदस्य कर दिए गए, जिनमें से 1 महिला होगी, ये अनिवार्य कर दिया गया। इसमें क्या है? ये तो 2 पहले भी थे, यहाँ 2 थे कि 2 अन्य सदस्य पूर्णकालिक में जो नियुक्ति होगी, उसमें अब 3 सदस्य कर दिए गए और 1 महिला होगी। उनमें से 3 सदस्यों में से 1 महिला होगी, ये संशोधन किया है। पदेन सदस्य, पदेन सदस्य 7, तो टोटल हो गए 13 सदस्य। पदेन सदस्य ये मैंने शॉर्ट लिखा है। इसमें जितने अपने आयोग है ना, जैसे अल्पसंख्यक आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है एसटी, ओबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग है, और महिला आयोग है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक मुख्य आयुक्त नियुक्त होता है। ये ऑटोमेटिक पदेन सदस्य है। इसका पदेन का मतलब आपको समझना है, जो इनका अध्यक्ष बनेगा वो ऑटोमेटिक इनका सदस्य होगा। तो जो इनका अध्यक्ष बनेगा वो ऑटोमेटिक इनका सदस्य होगा। तो अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष महिला आयोग, बाल अधिकार संरक्षण, एसटी, एससी, ओबीसी आयोग राष्ट्रीय, और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नियुक्त मुख्य आयुक्त। तो ये पदेन सदस्य। पदेन सदस्य का मतलब है, जैसे अपन कहते हैं ना कि राज्यसभा का अध्यक्ष है वो पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होगा। तो पदेन का मतलब ये होता है जो उपराष्ट्रपति बनेगा वो ऑटोमेटिक ही वो उसका अध्यक्ष होगा राज्यसभा का। जैसे नीति आयोग का कह दें कि पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो जो प्रधानमंत्री बनेगा वो ऑटोमेटिक ही, जो प्रधानमंत्री जो भी व्यक्ति उस पद पर आएगा वो ऑटोमेटिक उसका अध्यक्ष होगा नीति आयोग का। तो वो होता है पदेन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये चेंजिंग हुई है। ठीक है, ये पूर्व सीजीआई या अन्य वाली है वो चेंजिंग हुई है, और 1 सदस्य एक्स्ट्रा करा है, उसमें ये महिला ऐड कर दी गई, 1 महिला होगी। ये पदेन सदस्य, तो 13 सदस्य होंगे। ये बहुसदस्यीय निकाय है, ये ध्यान रखना है।
पदावधि की बात करें तो पूर्व में कितनी थी, 5 साल थी। ये 2019 में चेंजिंग हुआ है। पहले इसकी पदावधि कितनी थी, 5 वर्ष थी। 2019 के बाद इनकी पदावधि 3 वर्ष या 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो, ये आपको ध्यान रखना है। पहले कितनी थी, 5 वर्ष, लेकिन अब इनमें से या तो 3 वर्ष या 70 वर्ष, या तो वो 70 वर्ष का हो गया है, 2.5 साल ही उनको पद पर आए हुए हैं और वो 70 वर्ष का हो गया तो सेवानिवृत्त हो जाएगा, या फिर 70 वर्ष का तो नहीं हुआ है, अभी टाइम पड़ा है, लेकिन 3 वर्ष उसके कंप्लीट हो गए तो भी वो पद पर नहीं रहेगा। कहना मतलब दोनों में से एक, जो भी पहले होगा, 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले होगा, ये ध्यान में रखना है। पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा। अब नए वाले में ये भी कर दिया है, पहले पुनर्नियुक्ति की इनमें नहीं था कि अब पुनर्नियुक्ति हो सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। पुनर्नियुक्ति, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पुनर्नियुक्ति अब इनकी हो सकती है। 2019 में जो संशोधन किया है उसमें पुनर्नियुक्ति को छूट दे दी गई है। इसमें नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है, इनकी राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति खुद नहीं करता, एक चयन समिति होती है, चयन समिति की सिफारिश पर करता है। चयन समिति में कितने सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और किसकी सिफारिश पर करता है, तो एक चयन समिति होती है, वो चयन समिति सिफारिश करती है कि इनकी नियुक्ति की जाए। उस चयन समिति में 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य में जो अध्यक्ष होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, अध्यक्ष होता है एक, तो अध्यक्ष जो प्राइम मिनिस्टर होता है। अन्य सदस्यों में बात करें तो गृह मंत्री होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का विपक्ष का नेता होता है, राज्यसभा का विपक्ष का नेता होता है, राज्यसभा का उपसभापति होता है। इसमें लोकसभा का अध्यक्ष तो है लेकिन राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं है। ये चीजें आपको ध्यान में, दिमाग में एक बार पढ़ के इस हिसाब से सेट करनी है। आपको बार बार अभ्यास करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हटाता कौन है, राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद कोई इस तरह का आरोप लगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तो जांच करवाती है या जांच करती है। सुप्रीम कोर्ट जो भी एक आयोग वगैरह नियुक्त किया जाता है वो जांच करता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट जिस भी नजरिए, जिस हिसाब से जांच करवाती है, जांच के बाद वो राष्ट्रपति को सिफारिश करे तो फिर राष्ट्रपति उसको, जांच में उसमें आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो फिर राष्ट्रपति उसको हटाता है। तो हटाता कौन है, राष्ट्रपति। रिपोर्ट किसको देता है मानवाधिकार, राष्ट्रपति को देता है। अपनी रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति को। ये याद रखना है। नियुक्ति करता है ना, उसी को त्याग पत्र देता है, वो ही हटाता है। हटाने वाले में देख लेना किसकी सिफारिश है। कहीं निर्वाचन आयोग की मिलेगी, जैसे लोकसभा के सदस्य है तो उनको राष्ट्रपति हटाता है, किसकी सिफारिश पर, निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर। तो वो देख लेना किसकी सिफारिश पर हटाता है। एक दल बदल को छोड़कर, दल बदल वाले में अध्यक्ष को है, तो ये अंतराल है ना बीच का, वो ही अपन को ध्यान रखना होता है। सारी चीजें पढ़ने की नहीं होती, सारी चीजें जो है ना वो एक बार दिमाग में अपन को सेट करनी होती है। वेतन भत्तों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इनके वेतन भत्तों का निर्धारण है वो केंद्र सरकार करती है। राष्ट्रीय महिला आयोग, दूसरा साविधिक आयोग, इसमें मैंने लिखा नहीं है। ये जो आयोग अब चल रहे हैं उसमें नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग 3 ही है कार्यकारी आदेश द्वारा। तो ये गैर संवैधानिक आयोग है लेकिन साविधिक आयोग है। गैर संवैधानिक में साविधिक या विधिक आयोग है जो चल रहे हैं ना, तो ये साविधिक आयोग है। परामर्शकारी सलाहकारी निकाय है, मतलब ये परामर्श और सलाह दे सकता है लेकिन इसके आदेश मानना, इसके आदेश किसी पे बाध्यकारी नहीं है। ये अपन को ध्यान रखना है। सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, वो ही जांच तो करता है लेकिन दंड की शक्ति इस खुद के पास नहीं है, तो केवल सिविल न्यायालय की शक्तियां इसको दी गई है। स्वतः संज्ञान लेता है, वही राष्ट्रीय मानवाधिकार की तरह स्वतः संज्ञान लेता है। मैंने पिछले साथ में मानवाधिकार वाले में बता दिया था, जैसे कोई महिला से संबंधित कोई घटना हुई है तो महिला की अध्यक्ष आती है, वो खुद संज्ञान ले लेता है। न्यूज के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या टीवी चैनलों के माध्यम से, जो भी है उनको पता लगता है कि इस तरह की घटना हो गई तो ऑटोमेटिक स्वतः संज्ञान ले लेता है, उसे कहते हैं स्वतः संज्ञान। खुद उसकी जांच शुरू कर देता है। नोडल एजेंसी, महिला आयोग की नोडल एजेंसी है वो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय होता है। इसमें कुछ चीजें भिन्न हो तो वो आप याद रख लिया करो। तो ये सीधी सी बात है, महिलाओं से संबंधित है तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय होता है। महिला एवं बच्चों से संबंधित होता है, महिला और बाल विकास मंत्रालय होता है। गठन कब किया, ये ध्यान रखना है। गठन कब किया गया ये तारीख पूछ लेता है। 31 जनवरी 1992। आजकल ट्रेंड चल रहा है कि वो साथ में तारीख पूछता है। 31 जनवरी, 31 फरवरी, इस तरह से वो देगा।
कभी फरवरी देगा, कभी मार्च देगा, यहाँ पे आपको चेंजिंग दे देगा। तो 31 जनवरी 1992 को इसका गठन हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, ये पूछ सकता है आपको कि गठन हुआ वो किस अधिनियम के तहत हुआ, तो अधिनियम 1990, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत इसका गठन कब हुआ, 31 जनवरी 1992 को इसका गठन किया गया। हेडक्वार्टर आपको बता दिया, जो भी राष्ट्रीय आयोग है उनका सबका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। बहुसदस्यीय निकाय है, मतलब 2 या 2 से अधिक सदस्य है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं और एक सचिव होता है आईएएस लेवल का। तो इसमें 7 है, सचिव को 7 में ऐड कर रखा है, ठीक है। एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, 6 सदस्य और एक सचिव आईएएस, तो उसको सदस्य के रूप में ऐड कर रखा है। नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, तो त्यागपत्र भी किसको देगा, केंद्र सरकार को देगा। नियुक्ति कौन करती है, महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, तो ये त्यागपत्र भी केंद्र सरकार को देते हैं। कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, ये आपको याद रखना, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष, 3/65 वर्ष, मतलब या तो 3 वर्ष पहले हो या 65 वर्ष, जो भी पहले हो उसके आधार पर ये हट जाएंगे। हटाता कौन है, केंद्र सरकार। महिला आयोग के सदस्यों अध्यक्ष को कौन हटाती है, केंद्र सरकार आती है। किस आधार पर, मैंने वैसे ही लिख दिया, ये तो असमर्थता है, कदाचार है, दिवालियापन है, या मानसिक रूप से विकृत है, या लगातार 3 बैठकों में, या लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित है। इस तरह का क्वेश्चन दे देगा, 4 विकल्प, आप इनमें से 4 आपको ऑप्शन दे देगा। रिपोर्ट किसको, केंद्र सरकार को। कार्य महिलाओं से संबंधित, महिला से संबंधित शिकायतों की जांच निवारण करना, ठीक है। तो ये जो आयोग है उस नाम से, उस हिसाब से ही है। ये अपन ऑप्शन में वैसे भी ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक अपन को पता लग जाता है कि इनका क्या काम नहीं है, बीच में कोई निर्वाचन वाला, कोई भ्रष्टाचार वाला, तो इस तरह के ऑप्शन देगा तो अपने आप को पता लग जाएगा कौन सा असत्य है। तो ये ज्यादा इसमें माथापचाई नहीं करनी है, माथापची ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। प्रथम राष्ट्रीय महिला नीति कब बनाई गई थी, 1996 में, ये याद रख सकते हो। प्रथम राष्ट्रीय महिला नीति कब बनाई गई, 1996 में। नवीनतम 2016, नवीनतम राष्ट्रीय महिला नीति बनाई गई है वो 2016 में बनाई गई है। और पहली महिला राष्ट्रीय नीति के बारे में पूछे तो 1996 में। प्रथम अध्यक्ष जानकी पटनायक, ये पूछ सकता है, तो 1992 में बना, 31 जनवरी 1992, तो 1992 में बनेगी। तो प्रथम अध्यक्ष जानकी पटनायक है और वर्तमान में 9वीं अध्यक्ष है वो, उसकी 9वीं अध्यक्ष है वो विजया किशोर रहाटकर है, ठीक है ना। ये इसकी वर्तमान अध्यक्ष है। तो कौन सी अध्यक्ष है ये, 9वीं अध्यक्ष है। कई बार लिख दिया, कई बार आ जाता है, ऐसे नजरों से देख लिया करो, ये चीजें ज्यादा देखने की नहीं है। सन वगैरह वो ज्यादा, कई बार अपन करंट जीके में पढ़ते हैं, सन बहुत सारी दी होती है, तो सारी वो पढ़ने की नहीं होती है, मेन चीजें पढ़ने की होती है। उसमें वो अपना ध्यान रहे भी किस महीने में चल रहा है, किस हिसाब से, तो एक बार देखने के लिए वो देते हैं। विशेष राष्ट्रीय महिला दिवस कब बनाया जाता है, 13 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका विशेष महत्व, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस सीएम के जन्मदिन पर बनाया जाता है, राजस्थान के। तो एकमात्र महिला मुख्यमंत्री या प्रथम महिला मुख्यमंत्री, कुछ भी दे सकता है, एकमात्र ही है। प्रथम महिला वसुंधरा राजे है, एकमात्र महिला राजस्थान की मुख्यमंत्री रही है वो वसुंधरा राजे है। तो वसुंधरा राजे, ये एक बार कांस्टेबल में या कहीं पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस मुख्यमंत्री, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो 8 मार्च। 8 मार्च किसका जन्मदिन है, वसुंधरा राजे सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया के जन्मदिन पर आता है ये 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब तीसरा अपन, केंद्रीय सूचना आयोग। अब मैंने बार बार नहीं लिखा है गैर संवैधानिक और साविधिक या विधिक आयोग, ये मैंने बार बार नहीं लिखा है। तो केंद्रीय सूचना आयोग, आरटीआई अधिकार की प्रणेता कौन है, थोड़ा सा इसके बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं कि इसकी शुरुआत कैसी हुई। तो आरटीआई अधिकार की प्रणेता कौन है, अरुणा रॉय है। अरुणा रॉय है जो पश्चिम बंगाल से थी और एक आईएएस अधिकारी थी, एक आईएएस अधिकारी थी। 1995 में चांदगेट ब्यावर अजमेर, लेकिन अब ब्यावर खुद जिला बन गया है, तो चांदगेट ब्यावर से इसकी शुरुआत की थी इसने।
तो ये पिछली बार हमारे फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि सूचना के अधिकार की शुरुआत कहाँ से हुई। तो उसमें अजमेर दे रखा, उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे दे रखा था। तो राजस्थान से हुई थी, लेकिन आरपीसी ने जो प्रथम उत्तर कुंजी जारी की थी उसमें मध्य प्रदेश माना था। तो बाद में इस तरह के क्वेश्चन आए, जैसे कॉलेजियम 1993 में शुरुआत हुई, उन्होंने 1998 माना था। 1998 में उसको व्यापक किया गया था, 4 सदस्य किए गए थे, 1 अध्यक्ष प्लस 2 वरिष्ठ न्यायाधीश थे, उसकी जगह 4 वरिष्ठ न्यायाधीश किए गए थे। तो उस आधार पर बाद में आरपीसी को फाइनल की में चेंज करना पड़ता है, वो किया भी। अब पता नहीं क्या है, क्या नहीं चल रहा है, किस हिसाब से वो मानते हैं। तो ये तो कॉमन सी बात है, ये चीजें तो हर जगह आपको मिल जाती है। इनका एक संगठन था, 1-2 व्यक्ति इसमें और थे, मैंने कई बार उनका नाम ज्यादा पूछता नहीं है, कई बार 3 क्रम में नाम दे देता है। तो इनका एक संगठन था मजदूर किसान शक्ति संगठन, ठीक है, कई बार इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म भी दे देता है। तो इस संगठन का नाम था मजदूर किसान शक्ति संगठन। इसकी अगुवाई कर रही थी अरुणा रॉय थी, जो एक IAS अधिकारी रही है, पश्चिम बंगाल से थी। 1995 में चांदगेट ब्यावर से इसकी शुरुआत हुई। तो पहले अजमेर था, तो अजमेर वो जिले के हिसाब से पूछ लिया या राजस्थान के आधार पर पूछ लिया, वो कोई भी ऑप्शन वो ओपन किया है, ऑप्शन के आधार पर भी उसकी लैंग्वेज क्या है, पर्सन की लैंग्वेज क्या है, ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। गठन कब हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को हुआ। ये बहुत बार पूछा है, पहले बहुत चर्चित क्वेश्चन था, अब तो कम हो सकता है, कम पूछे। गठन 12 अक्टूबर 2005 को हुआ, आरटीआई एक्ट 2005 के तहत। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत इसका गठन कब हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को इसका गठन हुआ। हेडक्वार्टर मैंने बता दिया सबका, नई दिल्ली करना है आपको। बहुसदस्यीय निकाय, अध्यक्ष होता है एक, और इसमें लिख रखा है वाकायदा अधिकतम 10 सदस्य। वर्तमान में जो इनका बना रखा है बहुसदस्यीय निकाय सूचना आयोग का, उसमें अध्यक्ष प्लस अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। ये ऐसा कैसा ऑप्शन में लिखा आता है, बहुत सारी परीक्षा में आए। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन चयन समिति की सिफारिश करता है। चयन समिति में कौन होता है? ये आपको ध्यान में रखना होता है कि मानवाधिकार में तो गृह मंत्री होता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित काम है वो गृह मंत्री के अंडर में आता है पूरा भारत का। लेकिन इसमें केवल कैबिनेट मंत्री होता है, पीएम नामित करता है भी किस कैबिनेट मंत्री को उसको चयन समिति में लेना है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि किस में गृह मंत्री है और किस में कैबिनेट मंत्री है केवल। तो वो आपको इसके डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा जो चीजें डिफरेंस है उनको एक जगह लिख लेनी है। मानवाधिकार लिख लिया, सूचना आयोग लिख लिया, तो उसमें कैबिनेट मंत्री है और उसमें गृह मंत्री है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चयन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष होगा, वो पीएम होगा, जहां पीएम होगा वो ऑटोमेटिक उसका अध्यक्ष होगा। हर चीज में नीति आयोग देख लो, कोई भी देख लो, राष्ट्रीय विकास परिषद देख लो, योजना आयोग देख लो। लोकसभा में विपक्ष का नेता और पीएम द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री। इसका मतलब मामला सारा है वो सरकार के पक्ष में जा रहा है। कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 65 वर्ष। कई बार ये लिखा भी आ सकता है केंद्र सरकार द्वारा कार्यकाल का निर्धारण किया जाता है। ये लाइन भी लिखी हुई है, ये जरूरी नहीं है 3 और 65 वर्ष हो, या लिखा आता है इसमें 3 या 65 वर्ष, या केंद्र सरकार द्वारा कार्यकाल इसका निर्धारण होता है। कम ज्यादा वो कर सकती है। पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। मानवाधिकार वाले में तो ऑप्शन वो छूट दी गई है, लेकिन इसमें पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। पुनर्नियुक्ति इसमें दोबारा इनकी सूचना आयोग में पुनर्नियुक्ति नहीं होगी। हाँ, सदस्य है वो अध्यक्ष बन सकता है बाद में, लेकिन सदस्य है वो दोबारा सदस्य नहीं बनेगा, अध्यक्ष है वो दोबारा अध्यक्ष नहीं बनेगा। तो इसमें पुनर्नियुक्ति नहीं होती है। पुनर्नियुक्ति का मतलब होता है उसी पद पर जब नियुक्ति हो तो उसको पुनर्नियुक्ति कहते हैं। अगर सदस्य अध्यक्ष बनता है वो पुनर्नियुक्ति नहीं है, वो एक नए पद पर जा रहा है। तो ये चीजें कॉमन जो सामान्य सोच की चीजें है ना, वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसके संबंध में कल या परसों, कल तक शायद एक वीडियो आ जाएगा 10-15 मिनट का, अच्छे से उसमें सारी अपन बात करेंगे। मैटर को किस तरह आपको सीमित करना है, सारी चीजें अपन उस पर चर्चा करेंगे। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। जैसे अपन लोकसभा सदस्यों की बात करते हैं, नियुक्ति कौन दिलाता है? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। तो नियुक्त कौन होता है? वो प्रोटेम स्पीकर है, वो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, वो शपथ दिलाता है। बाद में प्रोटेम स्पीकर दूसरे सदस्यों को दिलाता है। तो उसी प्रकार राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति है, वो इनको शपथ दिलाता है। त्यागपत्र नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। रिपोर्ट केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार इसकी रिपोर्ट को कहाँ रखवाती है? फिर संसद में रखवाती है। वेतन भत्ते का निर्धारण भी केंद्र सरकार करती है। वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करती है? केंद्र सरकार करती है।
प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला है। वर्तमान आपको बाद में देखना है, अपन करंट में जाके लास्ट में देख लेंगे। प्रथम का पूछ सकता है तो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त सदस्यों का बहुत कम चांस है कि पूछे, वजाहत हबीबुल्ला। यहाँ तो ऐसे तो क्या कुछ भी पूछ सकता है, फिर तो अपन के एक कोई लिमिट होती है पूछने की और याद करने की भी कुछ लिमिट होती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC 4 नंबर गैर संवैधानिक और साविधिक आयोग या ओब्लिक विधिक आयोग। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC भ्रष्टाचार आरोपों की जांच करता है। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों प्राइवेट नहीं है इसमें, अधिकारी कर्मचारी केवल और केवल सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की ये जांच करता है। गठन कब किया गया इसका? 11 फरवरी 1964 को इसका गठन हुआ। ये कई बार पूछ लेता है, के संतानम समिति, ठीक है, ये कई बार आपको पूछ सकता है। के संतानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया। के संतानम समिति 1962 से 64 इसका कार्यकाल था, 1962-64, ठीक है। तो ये पूछ सकता है गठन 11 फरवरी 1964 किसकी सिफारिश पर किया गया, कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पर? के संतानम समिति। जैसे अपन निर्वाचन आयोग में हमने पढ़ा था कि बहुसदस्यीय पहले हुआ, तब कौन सी समिति थी? तारकुंडे समिति थी। 1993 में आज तक निर्वाचन आयोग है वो बहुसदस्यीय है, 1+2, तो उस दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर किया गया। तो वो वर्तमान का पूछेगा या पिछला पूछेगा, प्रारंभ में किसके आधार पर किया गया, तो वो अपन को देखना है, वो पर्सन की लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी। बहुसदस्यीय निकाय 1+2 सतर्कता आयोग की बात कर रहे हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। लेकिन एक चयन समिति होती है 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ये चयन समिति है वो सिफारिश करती है, उसमें अध्यक्ष है वो PM है और एक लोकसभा विपक्ष का नेता है और एक गृह मंत्री है। अपने सूचना आयोग में पढ़ा था PM द्वारा, प्राइम मिनिस्टर द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री, और मानवाधिकार में भी गृह मंत्री था और सतर्कता आयोग में भी गृह मंत्री है। वेतन भत्ते मुख्य सतर्कता आयुक्त, जो मुख्य सतर्कता आयुक्त है उसका वेतन भत्ता है वो UPSC का अध्यक्ष है, संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है उस अध्यक्ष के समान होगा। ये लाइन लिखी हुई है बाकायदा कि इसके वेतन भत्ते मुख्य सतर्कता आयुक्त है उसका UPSC अध्यक्ष के समान होगा, संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है उसके समान वेतन भत्ते होंगे। लेकिन जो अन्य सदस्य हैं सतर्कता आयोग के, जो 2 अन्य सदस्य हैं, उनके वेतन भत्ते जो UPSC के संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य उनके समान होगा, मुख्य के अध्यक्ष के समान और अन्य के सदस्यों के समान UPSC। सेवा शर्तें, सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र और सरकार में कोई पद धारण नहीं करेगा। ये इसके लिए एक सेवा शर्त लगा दी गई है कि सेवानिवृत्ति के बाद आप केंद्र और राज्य सरकार में कोई दूसरा पद धारण नहीं करोगे। प्रथम मुख्य सतर्कता आयुक्त है वो NS राव है। वर्तमान में अपन देख लेंगे करंट जीके में, लेकिन प्रथम मुख्य सतर्कता आयुक्त है वो कौन है? NS राव। अब 5 नंबर अंतिम अपना आयोग है, गैर संवैधानिक है लेकिन साविधिक और विधिक आयोग है, वो अंतिम है। ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो बच्चों से संबंधित काम करता है। इसका गठन कब हुआ? तो मार्च 2007 में इसका गठन हुआ। किसके आधार पर? बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के आधार पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? मार्च 2007 में किया गया। ये भी बहुसदस्यीय निकाय है, 1+6, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य है, उनमें कम से कम 2 महिला होगी। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि मामला बच्चों से संबंधित है, बाल अधिकार से संबंधित है, तो कम से कम 2 महिला, 6 सदस्य उनमें कम से कम 2 महिला होगी। इस तरह की जो अपवाद चीज आए, अलग चीज आए, उन पे ध्यान करना है, वो अपना नोट डाउन कर लेते हैं, वो ही होते हैं शॉर्ट नोट्स। हर चीज का अपन बड़ा कॉमन या एक सामान्य सोच से जो चीज आती है उनको नोट डाउन नहीं की जाती,
उनको नोट डाउन करें तो कितने नोट्स बना लो। फिर किताब पढ़ते हैं, किताब कई कितनी बार पढ़ ली, 3 बार पढ़ ली, फिर परीक्षा के पास जाके पूरी किताब दोबारा से पढ़ते हैं। जो पढ़ा हुआ मैटर है उस पर फिर फोकस हो जाता है और जो इंपॉर्टेंट मैटर है वो छूट जाता है। तो यही कारण होता है फिर पिछड़ने का अपना। और जो व्यक्ति आए हुए जो याद है उस मैटर को छोड़ता जाता है, दूसरे को अंडरलाइन करता है, हाईलाइट करता है या नोट्स बनाता है, वो बाद में परीक्षा के पास जाके 1.5-2 महीने पहले उसी मैटर को रटता है। उसने 100-150 पेज बना लिए, उन्हीं को बार बार वो पढ़ता है, तो वो उसका बोनस पॉइंट होता है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा, वेतन भत्ते केंद्र सरकार द्वारा। कार्यकाल अध्यक्ष 3/65, या तो 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। सदस्यों का 3 या 60 वर्ष, ठीक है ना। अध्यक्ष का, जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष है, उसका कार्यकाल 3/65, 3 वर्ष या 65 वर्ष। सदस्यों का 3 वर्ष या 60 वर्ष। लेकिन इसमें एक चीज ये ध्यान रखनी है, अधिकतम 2 कार्यकाल, अधिकतम 2 कार्यकाल। उसी पद पर है ना 2 कार्यकाल हो सकते हैं। ये सदस्य है वो दोबारा सदस्य बन सकता है, अध्यक्ष है वो दोबारा अध्यक्ष बन सकता है। तो अधिकतम 2 कार्यकाल हो सकते हैं इनके। रिपोर्ट किसको देता है? केंद्र सरकार को। रिपोर्ट किसको देता है? केंद्र सरकार को। कार्यकारी आयोग, कार्यकारी आयोग भी कह सकते हैं, इसे कार्यकारी आदेश द्वारा गठित आयोग भी कह सकते हैं। कार्यकारी आदेश द्वारा गठित आयोग भी कह सकते हैं, या मंत्रिमंडल के संकल्प प्रस्ताव द्वारा गठित आयोग भी कह सकते हैं। ठीक है, ये मंत्रिमंडल ने न तो इनका वर्णन, कार्यकारी आयोग इनका वर्णन, न तो इसे गैर संवैधानिक बोल सकते हैं और इसे गैर विधिक भी बोल सकते हैं, गैर साविधिक भी बोल सकते हैं, गैर संवैधानिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि संवैधानिक भी नहीं है, गैर संवैधानिक भी नहीं है, गैर संवैधानिक तो है, गैर संवैधानिक के साथ साथ गैर विधिक भी है। क्योंकि गैर संवैधानिक में हमने 2 पढ़े थे, साविधिक और कार्यकारी आदेश द्वारा गठित या कार्यकारी निकाय। तो इसका मतलब ये गैर संवैधानिक भी है और गैर सैविधिक भी है। साविधिक कह दो, सैविधिक कह दो, गैर वैधानिक कह दो, मतलब कानूनी। इसका किसी कानून के तहत गठन नहीं हुआ है, किसी अधिनियम द्वारा या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत इसका गठन नहीं हुआ है। तो गैर संवैधानिक में 2 की बात की थी। तो पहला अपन ने देख लिए सारे आयोग। अब है ये, इनमें योजना आयोग, इनका तो अस्तित्व अब रहा ही नहीं। तो योजना आयोग का पहले इतना ही पूछ सकता है, इसका गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को गठन हुआ। इसके बारे में अपन अंतर अभी देखने वाले हैं। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है ना, परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952 को। अब इसमें यही था, जो इसका अध्यक्ष है प्रधानमंत्री, तो वो इसका अध्यक्ष होगा, जो इसका सचिव है वो इसका सचिव होगा। अब इसका ज्यादा अस्तित्व नहीं है और इसकी जगह, योजना आयोग की जगह इसका गठन हो गया है। अंतर क्या है अभी अपन बात करने वाले। नीति आयोग, नीति की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। न का नेशनल, ई का इंस्टीट्यूट, फॉर, टी का ट्रांसफॉर्मिंग और आई का इंडिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग की फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय परिवर्तनकारी भारतीय संस्थान, ठीक है। गैर संवैधानिक और गैर साविधिक, मैं बताया ना, दोनों ही शब्द यूज कर सकता है इसके लिए। उनके लिए तो केवल गैर संवैधानिक शब्द यूज कर रहा था विधिक आयोग के लिए, कि गैर संवैधानिक निकाय है, जैसे मानवाधिकार आयोग है, सतर्कता आयोग है और सूचना आयोग है, ठीक है, महिला आयोग है। लेकिन इसके लिए जो कार्यकारी आयोग है या कार्यकारी आदेश द्वारा गठित आयोग है, इसका गैर संवैधानिक मतलब संविधान में भी वर्णन नहीं है, गैर साविधिक मतलब संसद की किसी विधि द्वारा भी इसका गठन नहीं हुआ है। तो किस द्वारा हुआ है? इसका मंत्रिमंडल के संकल्प प्रस्ताव द्वारा इसका गठन किया गया है। ये चीज आप, मंत्रिमंडल न लिखा हो तो मंत्रिपरिषद भी लिखा सकता है कई बार। जैसे अपन बोलेंगे सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी है कार्यपालिका, वो किसके प्रति है? तो वहां पे
अगर लोकसभा नहीं लिखा हो, संसद लिखा हो, तो संसद मानना पड़ेगा, नहीं तो वो लोकसभा की प्रति है जो डायरेक्ट जनता से चुन के सदस्य आए हैं। तो ये अपने कॉमन सामान्य सोच के आधार पर होता है। कई बार के बच्चे पकड़ लेते हैं, जो चीज लिखी होती है वो दूसरी शब्द बोल देते हैं कि सर ऐसे नहीं था, वहां तो ऐसे था, तो वो शब्द उस क्वेश्चन की लैंग्वेज ही ऐसी थी। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। 1 जनवरी 2015 को मोदी जी आए 2014 में, अब तीसरा कार्यकाल चल रहा है। जैसे ही मोदी जी आए 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन कर दिया गया? नीति आयोग का गठन कर दिया गया। नीति आयोग की फुल फॉर्म आपको बता दी है। अब इसमें ये अंतर है, योजना आयोग और नीति आयोग में ये अंतर है। योजना आयोग गैर संवैधानिक था, गैर साविधिक था, ये भी गैर संवैधानिक है और गैर विधिक, गैर वैधानिक भी कह सकते हैं, गैर विधिक भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ये भी ऐसे ही था, ठीक, गैर वैधानिक। इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। इसके स्थान पर इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। इसमें सचिव पद था, पहले सचिव पद होता था, यही सचिव है और राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता था। लेकिन इसमें अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद कर दिया गया है सीईओ, जैसे जिला परिषद में होता है ना सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, फुल फॉर्म। ये 5 वर्षीय योजना तैयार करता था भी कैसे कैसे अपन योजना बनानी है, 5 साल का कैसे प्लान बनाना है। ये 15 वर्षीय योजना, मोदी जी ने पीछे कहा था, ये 15 वर्षीय योजना, ये टॉप टू बॉटम चलता था। इसका नियंत्रण है वो सारा ऊपर से था, ऊपर से नीचे चलता था। ये बॉटम टू टॉप चलता है, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे वालों को साथ लेकर आगे बढ़ता है, मतलब सहकारी संघवाद पे बल दे रहा है, राज्यों को साथ लेकर चलता है, सहकारी। अब कथनी करने में अंतर कितना है वो अलग बात है। सहकारी संघवाद, नीति आयोग किस पे काम करता है? सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद होता है दोनों मिलकर, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर, राज्य शासक तो राष्ट्र भी शासक तो दोनों मिलकर इस तरह के प्लान बनाए, तो उसे सहकारी संघवाद कहते हैं। तो ये टॉप टू बॉटम चलता था, ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर चलता है। ये केंद्रीकरण था, सारी शक्तियों का इस योजना आयोग में ही केंद्रीकरण था। जैसे कोई केक का वो चंद्रा थे, उन्होंने कहा था ना कि भी ये एक सुपर पावर है, सारा मैनेजमेंट ये करता है, तो सारा पिसा के प्लानिंग का पैसों का ही है, तो सारी योजना कौन बनाता था? ये बनाता था सारी। अब के राज्यों को साथ लिया जाता है, उन राज्यों को भी सभी को सम्मिलित किया जाता है, शासकीय जो परिषद है उसमें। तो ये विकेंद्रीकरण, मतलब शक्तियां बांट दी गई है, सबको साथ लेकर चलता है। केंद्रीकरण हो जाए शक्तियां एक में ही हो, तो योजना आयोग में सारी शक्तियां थी। अब नीति आयोग राज्यों को भी साथ लेकर चलता है, राष्ट्र भी शासक तो राज्य भी शासक तो शक्तियां विकेंद्रीकरण, तो ये विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे चलता है। तो ये दोनों में अंतर है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। पदेन का आपको बता दिया। पदेन का मतलब जो पीएम बनेगा, जो भारत का पीएम बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो ऑटोमेटिक इसका अध्यक्ष होगा। इसका मतलब पदेन, ये पदेन शब्द इसीलिए लगाया जाता है। एक तात्कालिक, तात्कालिक मतलब उस समय कौन राष्ट्रपति था, तत्कालिक राष्ट्रपति, तात्कालिक प्रधानमंत्री, तो उस समय। पदेन का मतलब है जो प्रधानमंत्री बनेगा वो ऑटोमेटिक नीति आयोग का अध्यक्ष होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होगा। तो प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष, एक इसमें उपाध्यक्ष होता है, एक इसमें सीईओ होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। दोनों की नियुक्ति कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है, ठीक है। पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और एक उपाध्यक्ष होता है जो कैबिनेट मंत्री के दर्जे का होता है। ये मैंने लिख रखा है ना, जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, जो उपाध्यक्ष होते हैं कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। और एक सीईओ होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ये सचिव सत्र का अधिकारी होता है। जो भारत सरकार के सचिव है ना, सीनियर आईएएस होते हैं, वो सचिव लगते हैं। जो आईएएस सीनियर हो जाते हैं उनको सचिव पद पर तैनात किया जाता है, तो सचिव सत्र का होता है ये। नियुक्ति दोनों की कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। वर्तमान में है वो सुमन बेरी है, वर्तमान में है वो सुमन बेरी है। लेकिन मैंने ये दोनों भी लिख दिए, प्रथम और दूसरे। अब तक 3 इसके बने हैं, ठीक है। वर्तमान जो चल रही है सुमन बेरी। पहला जो इसका उपाध्यक्ष था अरविंद पनगड़िया था। अरविंद पनगड़िया अभी आपको करवाया था, आपको याद है तो। जैसे आप पढ़ते हो ना, अगर अच्छे से मेहनत करते हो, तो जैसे ये चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, अरविंद पनगड़िया जी का नाम आया तो जस्ट आपके क्लिक होना चाहिए दिमाग में
कहा हाँ, अरविंद पनगड़िया को अभी हम पढ़ के आए हैं, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। बताओ, सब कमेंट में बताना। ये आगे सुनने से पहले सबको कमेंट में बताना है। ये अरविंद पनगड़िया जी जो 16वां वित्त आयोग बनाया गया है, 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया 2023 में, उसके अध्यक्ष बनाए गए। बीच में ये स्टडी वगैरह करने के लिए वापस विदेश चले गए थे। तो अरविंद पनगड़िया जी प्रथम उपाध्यक्ष थे किसके? नीति आयोग के। दूसरे कौन थे? राजीव कुमार, जो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, राजीव कुमार। और अब वर्तमान में इसके अध्यक्ष है वो सुमन बेरी है। प्रथम महिला कह सकते हैं कि उपाध्यक्ष, प्रथम महिला उपाध्यक्ष भी है। परमेश्वरन अय्यर इसके सीईओ है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? परमेश्वरन अय्यर, ये भी तीसरे। इससे पहले सिंधु श्री खुल्लर थी इसकी प्रथम सीईओ। और सेकंड कौन था? अमिताभ कांत। अब अमिताभ कांत को हमने पीछे खूब पढ़ा है। कहाँ पढ़ा था? G20, याद है G20? भारत में G20 सम्मेलन हुआ था, भारत ने उसकी मेजबानी की थी। और उसमें जो शेरपा नियुक्त किए गए थे वो यही अमिताभ कांत थे। जो शेरपा नियुक्त किए गए थे तो ये अमिताभ कांत वो ही है। तो अपने दिमाग में क्लिक होना चाहिए, जैसे ही पढ़े अपने क्लिक होना चाहिए कि भी ये चीज़ हमने पीछे पढ़ी है। तो तब तो पता लगता है कि अपनी तैयारी अच्छी चल रही है। शासकीय परिषद, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना थोड़ा सा। शासकीय परिषद, इसका अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है। अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। सदस्य में के कई बुकों में आपको लिखा हुआ मिलेगा समस्त राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम। दूसरा लिखा हुआ मिलेगा केंद्र प्रदेशों के उपराज्यपाल, प्रशासक और कमिश्नर। ये नहीं है इसका उत्तर। ये चीजें संशोधन करवाने के लिए मैं इसको लेके आया हूं। देखो, समस्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम, ठीक है, समस्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है, राज्यों में तो अपन को पता है सभी में मुख्यमंत्री होते हैं, तो समस्त राज्यों लिख दिया। केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम, कहने का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश में जहां पे विधानसभा है, जहां पे विधानसभा है। तो विधानसभा 3 ही राज्यों में है, 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां विधानसभा है। एक तो है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा कौन सा है? दिल्ली, तीसरा कौन सा है? पांडिचेरी, तीसरा कौन सा है? पांडिचेरी। इसका मतलब इन तीनों का तो सीएम इसमें सम्मिलित होगा। उसके अलावा किसी में उपराज्यपाल का पद है केंद्र शासित प्रदेश में, किसी में प्रशासक होता है और किसी में कमिश्नर होता है, आयुक्त कहते हैं। तो ये तीनों के अलग अलग है, ठीक है ना। लक्षद्वीप में कुछ कहते हैं, दिल्ली का तो हाई गया सीएम, किसी में उपराज्यपाल कहते हैं, किसी में प्रशासक कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्या है इसमें सदस्य में? समस्त राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेश के सीएम। सीएम कहाँ? जहां पे विधानसभा है। विधानसभा 3 ही है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पांडिचेरी। अब ये आपको गायब करके यहाँ पे आपको ऑप्शन में दे देगा, आपने ये पढ़ रखा है कि समस्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू, दिल्ली, पांडिचेरी की मुख्यमंत्री करके और आगे अन्य के राज्यपाल, प्रशासक, कमिश्नर नियुक्त कर देगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने तो सीएम पढ़ा था। सीएम ये नहीं है, इसकी लैंग्वेज को पढ़ो। समस्त राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम। केंद्र शासित मतलब जहाँ पे विधानसभा है वहीं पे होगा सीएम, जहाँ पे विधानसभा नहीं है वहां पे कहाँ मुख्यमंत्री होगा। तो उसके अलावा तो उपराज्यपाल, प्रशासक और कमिश्नर है, जहां पे विधानसभा नहीं है वहां पे ये सम्मिलित होंगे इसमें सदस्य के रूप में। ये ध्यान रखना है। पदेन सदस्य, पदेन सदस्य पीएम द्वारा नामित 4 मंत्री, मंत्री परिषद के कोई भी 4 मंत्री, ये अस्थायी होते हैं, इसको अलग से चेंज किया जा सकता है। पदेन सदस्य होंगे जो भी मंत्री परिषद का, केंद्रीय मंत्री परिषद का सदस्य होंगे 4। और नामित कौन करेगा? प्रधानमंत्री उसको नामित करेगा। ये अस्थायी होते हैं। और इसके अलावा स्थायी सदस्य होते हैं। इसमें स्थायी सदस्य होते हैं, कितने होते हैं? 5 स्थायी सदस्य होते हैं। 3 तो होते हैं पूर्णकालिक, 2 होते हैं अंशकालिक। नियुक्ति कौन करता है? इन सब की नियुक्ति कौन करता है? पीएम। तो एक शब्द पकड़ लो, अध्यक्ष भी पीएम, सदस्यों की नियुक्ति भी पीएम। तो ये इसमें सदस्य ये ऑटोमेटिक आते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो 5 सदस्य होते हैं, 3 पूर्णकालिक, 2 अंशकालिक, इनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया होता है। ये इनको किसका दर्जा मिलता है? राज्य मंत्री के समकक्ष होते हैं ये। विशेष आमंत्रित सदस्य, इसमें शासकीय परिषद में इसे गवर्निंग काउंसिलिंग, इंग्लिश में क्या कहते हैं? गवर्निंग काउंसिलिंग। क्या बोलते हैं इसको? गवर्निंग काउंसिलिंग, गवर्निंग काउंसिल कह दियो, काउंसिल कह दियो, काउंसिल, ठीक है। तो विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं वो विषय विशेषज्ञ होते हैं।
अपने विषय में महारत जिसने हासिल कर रहे हो, कोई किसी क्षेत्र से संबंधित, कोई खेल से संबंधित हो, कोई किसी और क्षेत्र से संबंधित हो, वो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, तो विषय विशेषज्ञ बोलते हैं उसकी, उस विषय में अपने क्षेत्र के वो मास्टर होते हैं, तो वो इसमें सम्मिलित होते हैं आमंत्रित सदस्यों में। कितने भी ये कर सकता है आमंत्रित, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक क्षेत्रीय परिषद भी होती है, इसमें क्षेत्रीय परिषद भी होती है जिसका गठन भी पीएम करता है। इसमें आपको याद रखना है, जो इसकी क्षेत्रीय परिषद है इसमें इसकी बैठक तो पीएम बुलाता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। इसकी बैठक कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री। बैठक तो प्रधानमंत्री बुलाता है। अध्यक्षता उपाध्यक्ष करता है, अध्यक्षता उपाध्यक्ष। तो वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। तो जैसी क्षेत्रीय परिषद की बैठक बुलाई जाएगी तो बैठक कौन बुलाएगा? प्राइम मिनिस्टर बुलाएगा। उसकी अध्यक्षता कौन करेगी? सुमन बेरी करेगी, उपाध्यक्ष करता है। गठन एक से अधिक राज्यों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों के समाधान हेतु किया जाता है। अगर एक से अधिक राज्यों का कोई विशिष्ट मुद्दे हो, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए इस क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है। तो इसकी बैठक तो बुलाता है प्राइम मिनिस्टर, भारत का प्रधानमंत्री, लेकिन जो अध्यक्षता करता है वो उपाध्यक्ष करता है। नीति आयोग के कार्य मैंने एक ही लिखा है, उसके अलावा आपको समझना है नीति आयोग, राष्ट्र राज्यों के सहकारी संघवाद, ये बहुत सारी चीजें आपको लिखी हुई मिलेगी, आप देख सकते हो। मेन चीज इनका एक ही टारगेट है, ये विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर काम करता है और बॉटम टू टॉप चलता है। वो योजना आयोग था वो टॉप टू बॉटम चलता था, ये बॉटम टू टॉप चलता है, नीचे से ऊपर की ओर। बस मेन काम इनका सशक्त राज्य और सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना है, राज्यों को साथ लेके चलना है और दोनों को ही मजबूत करना है। 2 हब है और अलग इसके सिद्धांत भी है, समावेशिता का सिद्धांत है, अलग अलग वो सिद्धांत है, वो भी देखना है। और ये जो SDG चल रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG, उन पे भी काम करता है। ये जो अपन संयुक्त राष्ट्र संघ का पढ़ा है ना, 2016 से 2030 तक 15 साल का जो टारगेट है, जिसमें 17 लक्ष्य रखे गए हैं, 17 गोल रखे गए हैं, 17 लक्ष्य रखे गए हैं, उन पे भी काम करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहले 2001 से 2015 तक थे, वो मिलियन डेवलपमेंट गोल थे, ठीक है ना, सहस्त्राब्दी लक्ष्य थे वो विकास के। तो इसमें 2 हब, एक टीम इंडिया हब है और एक ज्ञान और नवोन्मेष हब है। तो ये आपका टॉपिक आयोग और बोर्ड वाला, केंद्रीय आयोग और बोर्ड वाला टॉपिक पूरा हो गया है। अब आप मस्त रहो और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो। जल्दी आपके लिए और भी अच्छी अच्छी जानकारी लेके आएंगे। संविधान के बारे में कभी प्रस्तावना लेके आ जाएंगे, कभी मूल कर्तव्य लेके आ जाएंगे, कभी मौलिक अधिकार लेके आ जाएंगे, और भी आपको बताते रहेंगे। और सभी साथियों को बता दूं, बार बार एक आपका सवाल आ रहा है कि सर MCQs के लिए पुराने तो प्रवेश ईयर के कौन सी बुक पढ़ें। उसके लिए आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1-2 दिन में आपको टेलीग्राम पे ये जानकारी डाल दी जाएगी, जो आई हुई क्वेश्चन है वो सारे डाल दी जाएंगे फर्स्ट पेपर के, तो आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। और ऐप में विषय वाइज डालेंगे, ऐप के अंदर हम विषय वाइज डालेंगे, अलग अलग विषय के पॉलिटिकल अलग बना के डाल देंगे, उसके आंसर की दे देंगे। और फिर अगर टाइम मिला तो आपको ऐप में देखेंगे, जो भी जैसी सुविधा होगी उस हिसाब से शायद आपको ऐप में वो हल करवा देंगे। मतलब जो ऐप में जो आपको हमने वादा किया है ना, उससे ज़्यादा ही करवाएंगे, कम नहीं करवाएंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।